कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4, और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो है 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्लीज मत करिए आशुतोष। देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। बस हवा निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आप क्यों ईवीएम पर उंगली नहीं उठाते, और जब आप प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में काल्पनिक रहने की एक कहने की भी जरूरत करते हैं, तो उस वक्त आपका राष्ट्रवाद कहां चला? मेरा एक साधारण सा सवाल अभी दुबे जी से है। जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की भी बात करी, तो जब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप ही की कांग्रेस पार्टी के माई बाप राहुल गांधी जब यूएस में जाके मुस्लिम लीग को संपूर्ण तरह से धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक कहते हैं, तब आपकी सुझाव दे। राहुल जी बार बार चाइना में क्यों जाते हैं और अमेरिका में जाके देश की छवि क्यों खराब करते हैं? आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आरएसएस में इनका मंच, राष्ट्रीय मंच बन चुका है। आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह करके अन्य विचारधारा, मतलब बाहरी विचारधारा का समर्थन करते हैं? आशुतोष जी, आपसे किसी भी बीजेपी का मतलब एप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? मैंने आपको कभी फॉलो किया है, पर कभी भी आपने बीजेपी लीडर को कभी प्रशंसा नहीं किया। जी आपसे शुरू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभय दुबे और आशुतोष, ये दोनों ही आप जानते हैं कांग्रेस के पिट्ठू हैं, और हमेशा इन्होंने 2 ही काम किए हैं, एक हिंदुओं की बुराई और दूसरा मोदी जी की बुराई। कभी भी इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोला, ना मोदी जी के पक्ष में। और जब कभी ये फंस जाते हैं तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कभी सुधर नहीं सकते, कुत्ते की पूंछ हैं। लेकिन जब ये पब्लिक के हत्थे चढ़ते हैं ना, तब अच्छी सुधाई भी होती है। आज पब्लिक ने पकड़ के धोया दोस्तों। एक नहीं, कई लोगों ने इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिनके जवाब दे ही नहीं पाई, और जवाब भी उल्टे सीधे घुमा के देने की आदत है इनकी। लेकिन सच कहता हूँ दोस्तों, पब्लिक ने जो इनको रगड़ के धोया है, मज़ा आ गया देख के। आप डिबेट देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। पूरी डिबेट देखिएगा दोस्तों। डिबेट देखकर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अखिलेश यादव जी ने एक्चुअली ट्वीट किया है, अगर अभी भी आप जाएं एक्स पर उनके पोस्ट में देखें तो लास्ट एडिटेड लिखा आता है, और लास्ट एडिटेड पे क्लिक करेंगे आप तो आपको फिर समझ में आएगा कि उन्होंने एक वीडियो को क्लिप किया। क्या इतने बड़े कद के नेता भी सोशल मीडिया पर चीजों को मैनिपुलेट करेंगे अपने हक में? यह आरोप बड़ा गंभीर है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्रजातंत्र को एडिट कर करके सरकारें बना रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा चंडीगढ़ में हमने देखा, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ, ये नजारा देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। क्या जोक मारा भाई। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रमाण दीजिए। अखिलेश यादव कहते मैंने 16,000 मतदाताओं की लिस्ट भेजी, मुंह में दही जमाकर चुनाव आयोग बैठ गया, उसका जवाब भी नहीं देता। ऐसा कैसे संभव है कि वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6-6, 8-8% वोटिंग वोट्स बढ़ाकर बता रहा है? ये कैसे संभव है, ये पूछना चाहते हैं हम। नागपुर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, हमने हरियाणा में कहा था कि 99% कैसे बैटरी है, आप ये बता दीजिए हमको, नहीं तो भारत की सरकार को फॉर्मूला बता दीजिए, तो कम से कम बैटरियों वाली गाड़ियां तो चलने लगेगी। लेकिन उसका कोई जवाब ये नहीं देते। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे? जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं, और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब, मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी। आपका इरादा तो समझते हैं ना हम, आप काम ही वो करते हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। वो वोटर जानते कौन थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मजा आया। आशुतोष जी, आज देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव को डिफेंड करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व, जबकि अखिलेश यादव ने एक सीट नहीं दी। ये देखिए, अखिलेश यादव ने 9 में से 1 सीट फूलपुर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन फूलपुर की भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी कि हमें लड़ने दो, आप हरा दोगे। नहीं, हमने समर्थन दे दिया था, हमने सारी सीट पर समर्थन। सवाल पर आते हैं।
पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नजर में? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को, जनसंघ को सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। समझ रहे हो ना? तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? नहीं। कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4, और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जोड़े 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। बस हवा निकल गई। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर, प्लीज ये ठीक बात नहीं है। पार्टी की हार जीत लगी रहती है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। देखिए सुधांशु जी भी मंच पर बैठकर उनसे बहस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का वहां से इस्तेमाल करेंगे तो आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। एक लोकतंत्र की ताकत डिसेंट और हर तरह के मुद्दे पर चर्चा से होती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई ना? क्या उसके आधार पर आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुविनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसी खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ, डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में, यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से खत्म हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे, और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन यह कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यह मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए यह शोभा नहीं देता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना, आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट, बल्कि 21% वोट की पार्टी है, और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे, जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे क्या आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं। देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। अब आए ना लाइन पे। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए और कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चलेंगे हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है अंजना जी? अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक है उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान है, लेकिन मैं कह रही हूं आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। ठीक है। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट है बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। चुतिया समझा मेरे को? नहीं। कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। चल झूठा। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब तिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। विजय त्रिवेदी जी। नहीं अंजना जी, आशुतोष के राष्ट्रवादी होने पर उसके वो भारत माता की जय नहीं लगाए ना, तब भी कोई शक नहीं कर सकता, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल जो डिसीजन है या फैसले आ रहे हैं या नतीजे आ रहे हैं, उससे एक आंकने का तरीका हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर फिनिक्स की तरह से होते हैं, वो फिनिक्स है, वो अपनी राख से फिर जिंदा हो जाते हैं। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? ये बीजेपी से बेहतर कौन जानता है, जिनके बीजेपी दो से दो ज्यादा- बड़े नेता, जब गृह मंत्री अमित शाह को एक वक्त पर हिरासत में लिया जा रहा था, तब उन्होंने भी कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था जी। कि मेरे उतरते पानी को देखकर मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा, मैं समुद्र हूं, मैं लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर आते हैं पॉलिटिकल पार्टी। और 1984 का जिक्र जब कर दिया कि 2 MP केवल आए, उसमें वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए। अडवाणी जी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन 1984 में, और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मसीहा पढ़ दिया था, लेकिन वो पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो फिनिक्स पार्टी होती है। लेकिन आप अपनी कमजोरियों से कैसे लड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऑडियंस में माइक है क्या? हमारे पास अगर माइक है तो आप, मैं 3 सवाल लेना चाह रही हूँ, माइक लेके पहुंच जाइए। विजय जी बात कांग्रेस को लेकर जो आपने सवाल किया, कांग्रेस में जो मुझे समझ में आता है, मैं उसे दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझ में आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3 C जो है वो इंपॉर्टेंट है। कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों पर कांग्रेस जो है फेल हो रही है बार बार, और खासतौर से कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो समर्थक है, वो 20 करोड़ लोग पूरे देश भर में आज भी मौजूद है। वो खुद परेशान है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? 2024 में आप संविधान की कॉपी लेकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां जाति और आरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वहां कांग्रेस इस इशू पर ही नहीं आती। तो उसका कन्विक्शन, कमिटमेंट कर्नाटक के चुनाव में इससे भी बड़ा एक प्रश्न है जो मैं पूछ रही हूँ फिर सुधांशु जी से, फिर मैं 4 प्रश्न आकर आप लोगों के लूंगी, रुक जाइएगा। अभय जी, मतलब यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति वोटर है, वोटर जाता है, जितनी भी, मतलब अगर उसका काम है, व्यस्तता है। हमने देखा है लोकतंत्र के इस जश्न में बुजुर्गों को, जो किसी न किसी मतलब जो किसी अंग से भी परेशान है, वो भी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है। डेडिकेशन देखिए, और आप कहते हैं ये सिस्टम फॉल्स है, फेक है, चुनाव आयोग गलत है। एक सेकंड सर, ये आरोप आप लोग बहुत गंभीर लगाते हैं, आम आदमी के मन को छूता है। क्या आप ये आरोप खत्म करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि ये हुई ना बात। चुनाव आयोग को भारत का संविधान हाथ में लेकर निर्णय करना चाहिए। अंजना जी के तर्कों को अगर मैं मानूं तो जो लोकसभा के चुनाव में परिणाम दिए, उसमें अजीत दादा पवार की पार्टी को नकार दिया, शिंदे जी की पार्टी को नकार दिया, तो क्या मैं उस वक्त ये कहूं कि जो तुमको सिंबल दिया है, जो तुमको पार्टी सौंप दी है, वो गलत सौंप दी है? तो न्याय सम्मत निर्णय और आवाज मुखर करना जनता ने दायित्व दिया है। प्रतिपक्ष को क्या दायित्व दिया है कि सत्ता का मार्ग प्रशस्त करिएगा। जब भी सत्ता और उसकी संस्थाएं भटक जाए रास्ते से, तो उसको रास्ता दिखाइए। महाराष्ट्र मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों हुआ सर? प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कहना कि कांग्रेस खत्म हो रही। अरे आपकी सरकार बैसाखियों पर है प्रधानमंत्री जी। आपके राज्य ने आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नकारा, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में आधी साफ कर दी। तो ये प्रजातंत्र में शिरोधार्य करते हैं जो निर्णय जनता लेती है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं सुधांशु जी। 2 बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये सवाल हम खड़ा करेंगे कि ईवीएम में परसेंटेज कैसे बढ़ गया आखिरी वक्त में, लेकिन उसके साथ ये भी कहता हूं, लेकिन 1 सेकंड, चूंकि मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव नजदीक से देखा है, बहनों के खातों में जो सीधा पैसा गया है, वो हूबहू यही पैटर्न उन राज्यों का था जो झारखंड में भी हम मत मिला है और महाराष्ट्र में भी मिला है। तो वो अच्छी स्कीम्स राज्यों की है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को भी जो रेवड़ी करके संबोधित करते थे, उस पर पुनर्विचार करना। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। सुधांशु जी मैं संक्षेप में जवाब देता हूं सिर्फ 3 वाक्यों में। हमारी महाराष्ट्र में जीत का कारण यह रहा कि हमारी सरकार ने शानदार विकास के कार्य किए। नंबर 2, हमारी पार्टी संगठन और सहयोगी दलों के संगठनों ने जी तोड़ मेहनत की। नंबर 3, मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, उसके प्रति जनता में विश्वास। और चौथा, वो सांस्कृतिक गौरव जो सदैव महाराष्ट्र की धरती ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवाजी के लिए लिखा था, वो आज लगता महाराष्ट्र की जनता ने चरितार्थ कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? कर दिया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखे धुनी में। जिन्होंने मुगलों की दिल्ली को दबा दिया था, वो अगर इटली के दल से दब गए थे तो उनके लिए समस्या थी। और अंत में मैं कहूंगा कि जो कहा था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि वो मुझे सागर समझ के मैं पीछे हटाऊं, वापस फिर आऊंगा, मकान मत बनाना, तो मैं एक पंक्ति कह के बाद समाप्त करूंगा महाराष्ट्र चुनाव के लिए कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। अच्छा वाह, मैं शेर बोल रहा हूँ। वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए अब 4 सवाल लेंगे। एक टूटी नाव ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। मजा नहीं आ रहा है। एक वादा कर दीजिए आज साहित्य आज तक के मंच पे सुधांशु जी। चलिए टूटी नाव मान लिया आपने। सुनिए ना, हाँ, तो जो बहुमत मिला है उसी के आधार में आप एक वादा कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को महाराष्ट्र के ये वादा किया था सभा में कि महायुति की सरकार बना देना, 6000 रुपए सोयाबीन के दे दूंगा। आज सोयाबीन की खरीद चल रही है। इस मंच से वादा करके जाइए कि उनके अकाउंट में 6000 रुपए देंगे, मैं स्वयं आपको माला पहनाने आऊंगा। ये गड़बड़ है बाबा।
चिंता मत करिए, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान राशि कही थी तो दिया, तो उसको 12,000 बढ़ाया 3100 तो रुपए दिया। धान आपने चिंता नहीं मत करिए दिया, सर, अभी 2700 रुपए गेहूं का आपने चुनाव में कहा था नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सर, होली जनता दिवाली की पर बारी गैस चली के जाएगी, सिलेंडर 4 का सवाल नहीं बस दिया। लेने हैं। अब तो 4 जनता ने अपना निर्णय दे दिया, बाकी बात अभी बाद में लेकिन करेंगे। सोया आप और सरकार कपास बनने के दो। किसानों का आपको करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बिल्कुल, आप उन चिंता इलाकों में मत विदर्भ करिए। में मैं भी गई 26 हूं। तारीख को यदि और वो सरकार बहुत शपथ मुश्किलों ग्रहण का सामना कर रहे करेगी हैं। तो 26/11 का दिन मुंबई के इतिहास में बहुत ब्लैक डे के रूप में है, पर यह 26/11 एक नए युग का सूत्रपात करता नजर आएगा। 4 सवाल एक एक करके सवाल लीजिए। आपके हाथ में माइक है, हाँ, छोटे छोटे सवाल। अभी मजा आएगा ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव ही ईवीएम पर, भारत की न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर और भारत की गंदी राजनीति में एक अपना हस्तक्षेप दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जब आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आप क्यों ईवीएम पर उंगली नहीं उठाते, और जब आप प्रभु श्री राम जी को अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट में काल्पनिक रहने की एक कहने की भी जरूरत करते हैं, तो उस वक्त आपका राष्ट्रवाद कहां ठीक है, चला अगला जाता है? सवाल। और एक कहने साथ की जवाब बात, दीजिए, एक एक साथ। साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा एक साधारण सा सवाल अभी दुबे जी से है। जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की भी बात करी, तो जब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप ही की कांग्रेस पार्टी के माई बाप राहुल गांधी जब यूएस में जाके मुस्लिम लीग को संपूर्ण तरह से धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक कहते हैं, तब आपकी अगला प्रश्न एक इधर से ले लीजिए, किस तरफ से लीजिए? सुझाव दे। राहुल जी बार बार चाइना में क्यों जाते हैं और अमेरिका में जाके देश की छवि क्यों खराब करते हैं? ठीक है, महिला जो है उनसे लीजिएगा, महिला से। चलो भाई। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आरएसएस में इनका मंच, राष्ट्रीय मंच बन चुका है। आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर रह करके अन्य विचारधारा, मतलब बाहरी विचारधारा का समर्थन करते हैं, या जो राष्ट्रवादी सोच का समर्थन करते हैं? आपसे ठीक है, वो एमपी वाले भैया आगे आ गए हैं, एक आखिरी सवाल उनसे लीजिए, जो कान पे चश्मा खोसे हैं भाई, लीजिए उनका सवाल, नहीं तो बहुत तंग करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इनका नहीं आगे जल्दी 2 लाइन का सवाल, सिर्फ 2 लाइन का सवाल। डोंट होल्ड द माइक सर, लेट द माइक बी इन द जर्नलिस्ट हैंड। ओके, आशुतोष जी, आपसे किसी भी बीजेपी का मतलब एप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? मैंने आपको कभी फॉलो किया है, पर कभी भी आपने बीजेपी लीडर को कभी प्रशंसा नहीं किया। जी आपसे शुरू करते हैं। सारे के सारे लेते हैं हमारी सवालों से तलाशी, उनसे कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। सवाल तो होने चाहिए थे सरकार से। इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि इस देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए, तब ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था। चढ़ा समझाओ इसे। इस देश के कलमकार, कलाकार, इतिहासकार, साहित्यकार आए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है, तब इन्होंने कहा कि ये तो सारे अवार्ड वापसी देंगे। जब इस देश की बेटियां ना न्याय मांगने आई, तब नहीं, मैं पर इस देश की जनता पुनः तीसरी बार आकर इनकी सरकार बना देती है। मसला ये है आपका। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सरकार देखिए अंजना जी, ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से प्रारंभिक आंदोलन है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं, सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना है उनका ध्येय है। वो कह रहे थे कि बड़े दिल से उन्होंने पूछा आपसे कि बीजेपी की कभी प्रशंसा निकलती क्यों नहीं आपके मुंह पहले से? बात तो हमारे कहते अकेली किसी लड़की ने सवाल पूछा तो उसके जवाब देना बहुत जरूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है, मैं उसका बहिष्कार करता हूं, मैं उसका अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बीजेपी का विश्लेषण नहीं करता। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे बारे में कहती है कि मैं उनका विश्लेषण नहीं करता। धिक्कार है हम पर। ऐसे सवाल तो इनसे पूछे गए, तो मैं इनके बिहाफ पे बोल देता हूं, जो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विजय जी, मैं चाहता हूं हाय हाय, इतना सुकून। दूसरी बात, हम ये उम्मीद करें कि एक दिन में सुधांशु जी की सरकार एक दिन में 140 सांसदों को सस्पेंड नहीं करेगी, ये उम्मीद हम कम से कम रखें। मैं अंत में सिर्फ एक लाइन कहूंगा, जो मुझे यहां भी दिखाई पड़ा, महाराष्ट्र के निर्णय में दिखाई पड़ा और पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।